हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है पाठशाला तत्वों की। पाठशाला तत्वों की। अभी आप लोगों की पाठशाला बंद हो चुकी है, इसलिए तत्वों की पाठशाला हमको पढ़ना पड़ेगा। द स्कूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, आपको समझना क्या है, वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका? तत्वों का। तत्वों का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब प्रश्न ये उठता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या पड़ गई, क्यों करना पड़ा हमको ये। तो बच्चों एक बात ये देखिए, जब प्रारंभ में रसायन विज्ञान की दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस समय तक कुछ एक तत्व खोजे गए थे। बहुत कम तत्व थे, 2 4 5 6 7। जब ये 2 4 5 6 7 थे, तब इनको इनके पूरे नामों से पढ़ा जाता था, समझा जाता था, लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके अध्ययन में असुविधा होने लगी। क्यों? क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जब स्कूल में जाते हैं, आप एक विशेष कक्षा में बैठते हैं, वो 10th की होगी, 9th की होगी, 8th की होगी। क्या ऐसा कभी होता है कि 10th की कक्षा में 8th वाले भी बैठे हैं, 7th वाले बैठे हैं, 5वीं वाले बैठे हैं? ऐसा हुआ कभी क्या? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा, एक ही कक्षा में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बैठा दिया जाएगा, तो टीचर वहां पर जाएगा, एक एक को मुंडी पकड़ के बताएगा, 2 मिनट उसको बताएगा, 3 उसको बताएगा, तो एक टीचर 30 मिनट्स के पीरियड में कितने को बताएगा? इसीलिए स्कूल में, आपके विद्यालय में वर्गीकरण की व्यवस्था की गई कि अब एक टीचर 30 मिनट्स अगर पढ़ाता है तो भी पर्याप्त होता है, क्योंकि उस कक्षा में सारे के सारे बच्चे 10th के हैं। अब स्कूलों में कक्षा के रूप में बच्चों को वर्गीकृत कर देने के पश्चात हुआ क्या कि आपको पढ़ने में आसानी हो गई और टीचर्स को पढ़ाने में आसानी हो गई। इसीलिए यही रीजन है कि जब तत्वों की संख्या बढ़ गई, तत्वों की संख्या अधिक हो गई, उनके अध्ययन में कोई असुविधा न हो, उनको हम आसानी से समझ सके, पढ़ सके, इसीलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण तत्वों का इस टॉपिक पर जोर दिया। तब से जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में वैज्ञानिकों की सोच गई। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डुवेराइनर। डुवेराइनर सबसे पहले डुवेराइनर ने वर्गीकरण की एक पद्धति शुरू की, एक सिस्टम बनाया। आपको एक जानकारी बात बता दूं, 18वीं सदी तक, सन 1800 में केवल 31 एलिमेंट्स खोजे गए थे। कितने? लेकिन 1865 आते आते इनकी संख्या जानते कितनी हो गई? 63। दिनों दिन, हर समय, हर महीने इन तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नए नए तत्वों की खोज हो रही थी और नए नए तत्वों खोज होने से इनकी संख्या बढ़ रही थी, और इनकी संख्या बढ़ने के कारण ही हमें तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। ठीक। तो सबसे पहले डुवेराइनर ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में रखा। इसलिए हम बोलते हैं डुवेराइनर का ट्रिक, ट्रायड ऑफ डुवेराइनर्स या डुवेराइनर्स ट्रायड। अब इनका ट्रिक आप समझ लीजिए पहले। अभी मान लीजिए इन्होंने 3 तत्वों को रखा एक समूह में से, एक बढ़ते क्रम में।
1 1 2। अब इसको मैं संकेत देता हूं 1 2 3। तो इसमें देखा क्या गया, अगर हम इसका और इसका, पहले का दूसरे का, पहले का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे का अंतिम का, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ करके 2 का भाग दें। 2 का भाग देने का मतलब औसत निकालें। अगर पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत निकालें तो वह द्रव्यमान जो है दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर आता था। ठीक, यही नियम दिया डोबेराइडर ने। अब इसको आपने 1 2 3 करके देखा। एग्जाम्पल में एक ले रहा हूं, आप उसको देख लीजिए। अभी यहां है एक, हम बनाते हैं, ये समूह है, इसमें 3 तत्व रखेंगे। पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम। अब लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 27 और पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। अब पहले का परमाणु द्रव्यमान 7 है ना, लिखेंगे Li प्लस K/2 इक्वल टू 7 प्लस 39/2 इक्वल टू 46/2 इक्वल टू 23। अब इन दो तत्वों का द्रव्यमानों का जो एवरेज आया, औसत आया, 23 आया, और वही 23 सोडियम का आया। तो डोबेराइडर ने अपने इस नियम में ये बताया कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो मध्य वाले तत्व का द्रव्यमान दोनों सिरे वाले तत्वों के द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है। ठीक, तो डोबेराइडर ने यह नियम बता दिया। परिभाषा याद कर लीजिए, यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3 के समूह में रखा जाए तो मध्य वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के द्रव्यमानों के माध्य औसत एवरेज के बराबर होता है। इसे कहते हैं डोबेराइडर का नियम। बात समझ गई ना? अब यह नियम चलता रहा, तत्वों की खोज बढ़ती रही, तत्वों की खोज होती रही, लेकिन आगे जाने पे कुछ ऐसा हुआ कि इनका जो नियम था 3 तत्वों के त्रिक बनाने का, वह कुछ ही तत्वों तक टैली कर पाया। जितने भी ज्ञात तत्व थे उस समय, जिस समय डोबेराइडर ने अपना ये नियम दिया, डोबेराइडर का त्रिक नियम दिया, जितने तत्व उस समय ज्ञात थे सारे तत्वों पर इनका नियम लागू नहीं हो रहा था। ठीक, इसलिए इनके नियम को अधिक दिनों तक, काफी लंबे समय तक मान्यता नहीं दी गई। ओके, अब पहले तो आप समझ लीजिए इनके त्रिक नियम का गुण क्या है, विशेषता क्या है, इससे लाभ क्या हुआ। लाभ इससे ये हुआ कि दुनिया में पहली बार तत्वों को वर्गीकरण करने की बात किसी के दिमाग में आई तो वो थे डोबेराइडर महोदय। ठीक, उसके पहले किसी ने भी ऐसी पहल नहीं की थी। दूसरी विशेषता ये है इनके त्रिक नियम की, इनके जितने भी समूह थे उसमें जितने भी तत्व रखे गए, जितने मतलब 3 तत्व रखे गए, वो सारे तत्व समान गुणधर्म वाले तत्व थे। ये तो बहुत बड़ी विशेषता हो गई। कमियां क्या है? अब कमियां तो हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बड़े महान वैज्ञानिक है ये, इन्होंने ही वर्गीकरण की नींव डाली, इन्होंने ही वर्गीकरण की राह दिखाई, वर्गीकरण की दिशा दिखाई, इसलिए हम कमी बोले तो अच्छी बात नहीं है। फिर भी अब देखिए इनमें कौन कौन से दोष थे, इसके अलावा और कोई सा मुझको मिलता नहीं है। पहला दोष ये था कि डोबेराइडर का त्रिक नियम
सारे ज्ञात तत्वों पर लागू नहीं हो रहा था। बराबर है। दूसरा, इसमें अभी आपने देखा ये जो एवरेज था 23, ये एग्जैक्ट मिला है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये एग्जैक्ट नहीं मिलता था, नियर अबाउट मिलता था। नियर अबाउट मतलब कुछ पास तक मिलता था, ठीक है। इसलिए भी इन तत्वों को ज्यादा मान्यता नहीं दे पाए लोग। दुनिया के वैज्ञानिकों को इसमें असुविधा होने लगी, क्योंकि डुबेरारन का जो तिक नियम था, दो कमियां आप याद रखिए। पहली कमियां, सारे तत्व, जितनी भी तत्व ज्ञात थे, सारे तत्वों पर ये नियम लागू नहीं हो रहा था, ठीक। दूसरा, ये जो त्रिक नियम है, कहीं कहीं पर तो एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन, करेक्ट नंबर देता था, और कहीं कहीं पर लगभग थोड़ा आगे या पीछे देता था। इसलिए इसको मान्यता दे पाना हमारे बस में नहीं था। मेरा मतलब हमारे वैज्ञानिकों के बस में नहीं था। अब आगे खोज होने लगी कि क्या करें कि ये जो है ऐसा कौन सा सिस्टम बनाए, ऐसा कौन सा ट्रिक भिड़ाए कि हमको सारे तत्वों का वर्गीकरण हम एक ही जगह पर कर पाए। तब आगे जाकर के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए। उन वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। क्या था? न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या थे? थोड़ा सा ये संगीतज्ञ थे, संगीत वगैरह जानकारी इनको ज्यादा थी। तो इन्होंने अपने संगीत को केमिस्ट्री में मिक्सअप करके एक नया नियम बना दिया। उसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, बराबर। अब ये ऑक्टेव समझने के पहले आप देखिए, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जो हवा से बजाए जाते हैं, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, इन सब में सुर होते हैं, और सुर होते हैं 7। आप जानते हैं कुल मिलाकर के 7 सुर होते हैं, ठीक ना। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7 सुर हो गए, तो ये वाला है सा रे ग म प ध नि, ठीक है। ये 7 ही स्वर होते हैं, इसको हम सप्तक कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अष्टक कहां से ला दिया? इनका मतलब ये है, आप जैसे सा रे ग म प ध नि, अगले जब की पर जाएंगे, अगले हारमोनियम के अगले बटन पे जाएंगे, अगला वाला अक्षर फिर यही आएगा, ये सा। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? र। और ये रिपीट होता है। ये जो सुर होते हैं हारमोनियम के, वो आगे जाकर 7 ही स्वर हैं, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। उसी नियम ने बनाया। अब इसका मतलब ये आगे तो नहीं गए, उन्होंने क्या किया? स रे ग म प ध नि, 7वां स्वर है, 8वां हम यहां लेंगे, क्या मिलेगा? स रे ग म प ध नि स, माने 8वां स्वर यहां पर आपको फिर यहां मिलता है। माने यहां आप खड़े हैं तो यहां से 8वां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 8वां यहां आएगा, इसका 8वां यहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने ये कहा, जैसे अब यहां पर कुछ तत्व हम लेंगे अगर, तो इसमें हम तत्व डालते हैं, ये है लिथियम है, बेरिलियम है। लिथियम बेरिलियम में तत्व माने ये उनको हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख रहा हूं, ठीक ना। तो ये है बोरान। बोरान मतलब क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, 1 2 3 4, 5वां है। 6वां क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन। और 8वां क्या होगा? फ्लोरीन। 7वां क्या? फ्लोरीन। ये 7 हो गए ना। लिथियम है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये 7 हो गए। अब इस माने ये 7 तत्व जब ये क्या है ना, ये बढ़ते हुए गुणधर्मों के आधार पर रखे गए हैं, ठीक ना। अगर हम 8वां यहां पर आए, 8वां यहां पर देखें, तो ये होता है पोटेशियम और ये होता है कैल्शियम। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इसका जो भी गुणधर्म होगा, इसके बाद 8वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां,
तो जो गुणधर्म लिथियम का होगा एग्जैक्टली वही गुणधर्म या कुछ उससे कम या कुछ उससे ज्यादा ये गुणधर्म पोटेशियम का भी होगा। जो गुणधर्म आप बेरिलियम में पाएंगे लगभग एग्जैक्टली उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा गुणधर्म आप कैल्शियम में पाएंगे। ठीक है ना। अब इस प्रकार से बेरियम, ये बोरान का जो 8वां इसमें आएगा, यह गुणधर्म बार बार रिपीट होता रहेगा, इसका पुनरावर्तन होता रहेगा। माने हर तत्व से आप एक तत्व ले लीजिए, उसके 8वें नंबर जो तत्व आएगा उस तत्व का और जो आपने यहां पर लिया है उसका ये गुणधर्म में समानता दिखलाएंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम बताता क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम ये बताता है कि जितने भी अगर तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को, परिभाषा कीजिए, यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो हर तत्व आप अपने से 8वें वाले तत्व से समानता दिखलाता है। गुणधर्मों में, रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता दिखलाता है। यह है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। ठीक है। अब लेकिन जब इतना अच्छा बना दिया इन्होंने, बड़ा अच्छा बनाया, ठीक है ना। अब न्यूलैंड तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अब तक आपको काफी तत्व मिल चुके थे, लेकिन इनका जो गुणधर्म था, जो इनका तत्व, इनका जो वर्गीकरण था, जो अष्टक नियम था, केवल कैल्शियम तक लागू हुआ। कैल्शियम के बाद जितने तत्व आए उनमें इनका गुणधर्म जो है क्या होता गया, इनका गुणधर्म लागू होना बंद हो गया, इनका गुणधर्म फेल हो गया। बराबर है। अब इसलिए जब इनका गुणधर्म फेल हो गया, जितने तत्व हमारे पास थे, जितने तत्व हमको ज्ञात थे, सारे तत्वों पर इनका जो ये नियम है, अष्टक नियम, लागू नहीं हो रहा था। जो लागू नहीं हो रहा था तो इनके नियम को भी मान्य करना वैज्ञानिकों के लिए क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक। अब ये कमी क्या है न्यूलैंड के नियम में कमियां क्या है? अभी आपको ये प्रश्न आएगा, आखिर क्यों न्यूलैंड के नियम को अमान्य क्यों कर दिया? ठीक है ना। Why is the octave law rejected by the scientist? तो पहला आप रीजन देखिए कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, बाकी तत्वों पर इनका गुणधर्म खरा नहीं उतर रहा था। दूसरी बात यह है, जिस समय न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम बनाया था ना, उस समय आदर्श गैसें, निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, उनको वो डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे। वो जब नहीं पाए गए थे, नतीजा हुआ जब उनकी खोज हो गई, अब उनको कहां रखें, कैसे रखें, यह बताने में न्यूलैंड का नियम पूरी तरह से क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। इसीलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम को भी यहां पर क्या किया गया, अमान्य कर दिया गया। अब जब अमान्य कर दिया गया तो ठीक था, मान्य क्या किया जाए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम जितने भी तत्व हमको हमारे पास में आए हैं, जितने तत्व हमको मिले हुए हैं, आखिर उनको हम क्लासिफाई कैसे करें, वर्गीकृत कैसे करें। बराबर है। तब जाकर के एक वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक, उन्होंने एक नई सारणी दी। अब सारणी कौन सी दे, देखिए उन्होंने पहले 8 समूह बनाया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये बन गए 8 समूह। ओके। और 8 समूह में 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त बनाए थे इनकी सारणी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 समूह बन गए, ग्रुप, ठीक ना। और 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त बन गए। ध्यान देना, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी।
मेंडलीव की आवर्त सारणी जो न्यूलैंड के अष्टक नियम के सारणी से प्रेरित होकर के बनाई गई थी। मेंडलीव ने भी न्यूलैंड की बात को कुछ हद तक माना था। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान ये क्रम में तत्वों को रखा जाए तो क्या होता है, तो उनके गुणों में हर 8वें तत्व पर आवर्ती फलन होता है। मान के उनके गुण आवर्तन दिखाते हैं, उनके गुण समानता दिखाते हैं 8वां तत्व का। मेंडलीव ने भी कहा ठीक है, उनका न्यूलैंड का नियम तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 8वें पर होता है ये बात नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। वो जगह उन्होंने नहीं बताई कहां आवर्ती फलन होते हैं, कहां से होता है। माने उन्होंने बताया कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में रखा जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि बार बार एक जगह ऐसी आती है जहां पर उनके गुणों में समानता दिखती है। ठीक, यह नियम बताया। अब इन्होंने क्या बनाया, 8 समूह है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 समूह हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या हो गए, आवर्त हो गए। ठीक, अब यहां पर देखिए कि इन्हों की खासियत क्या थी। उप समूह बांटा, पहले को ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसमें इसको ऐसे रह दिया, ठीक ना। तो हर समूह में 2-2 पार्ट कर दिए। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, इसमें परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। अब परमाणु द्रव्यमान के क्रम, अब इनकी विशेषता देखिए, विशेषता आप यहाँ पर देखिए, सुनते जाइए, यहाँ पर समझ लीजिए इसको कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसकी विशेषता क्या थी। पहली विशेषता थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ये देखिए कॉलम्स, इनको क्या बोला गया, इनको समूह का नाम, ग्रुप का नाम दिया गया। और 7 क्षैतिज कॉलम थे, ये देखिए इनको क्या बोला गया, आवर्त बोला गया। और इन समूहों में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा गया, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर यश था, यहाँ एलाई लिथियम, लिथियम बाद में बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से उन्होंने रखा, ठीक ना। यहाँ पर सोडियम ऐसे। तो इस तरह जब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा तो क्या देखा, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता था, आवर्ती फलन होता था, समानता दिखलाता था। अब विशेषता क्या होगी, नंबर 1 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इनको समूह कहा गया। दूसरा 7 क्षैतिज चिराए हैं, इनको हम आवर्त बोला गया। इनमें इन्होंने किन्हीं किन्हीं समूह में 2-2 तत्वों को रखा। देखिए यहाँ पर ए बी बना गया ना, ए बी ए बी ए बी, किन्हीं किन्हीं समूह में 2-2 तत्वों को रखा, ठीक। तो एक यह लगभग काफी हद तक सफल सारणी थी जिसको कि मेंडलीव ने बनाया, ठीक। अब इसमें भी कुछ दोष आ गए, त्रुटियां आ गई। त्रुटियां कौन कौन सी है, नंबर 1 देखना, नंबर 1 ये थी। अब जरा आप इसको देखिए, हाइड्रोजन, इनकी पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, रीजन ये था कि मेंडलीव जी ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ये है ठीक, परमाणु द्रव्यमान इनका सेम है, परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 है। अब अगर 1H1 को यहां रख दें तो 2 को कहां रखें, यहां माने हाइड्रोजन के लिए इनको 3 कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन दुनिया का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान
और परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, इसकी संयोजकता में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। माने इसका गुणधर्म पहले धातुओं से भी मिल रहा था और जो 7वां कॉलम होता है हेलोजन, उससे भी मिल रहा था। प्रॉब्लम ये हुई कि पहला तत्व धातु का है, अब हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? धातु नहीं है, लेकिन अधातु में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए यहां पर कंफ्यूज हो गए। कौन? मेंडलीव जी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला, ये बात ध्यान दीजिए। नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आइसोटोप्स को उचित स्थान नहीं मिला। नंबर 2। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है, नियम बनाया मेंडलीव ने कि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखेंगे, माने पहले कम, बाद में अधिक, बाद में अधिक और अधिक। लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने अपने ही नियम की धज्जियां उड़ा दी, अपने ही नियम को तोड़ डाला। अपने ही नियम इन्होंने क्या किया कि अधिक वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। ठीक है ना? तो ये भी इनकी आवर्त सारणी का एक दोष था। बात में भाई, पहला दोष क्या हो गया? इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान नहीं मिला। बराबर है। दूसरा, इनकी आवर्त सारणी में आइसोटोप को स्थान नहीं मिला। तीसरा क्या है? कहीं कहीं पर मेंडलीव ने अपने ही नियम को तोड़ा है, अपने ही नियम को खंडित किया है। कैसे खंडित किया है? जहां पर नियम इन्होंने बनाया था कि ये तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने कम द्रव्यमान वाले को बाद में और अधिक वाले को पहले रख दिया। इन्हीं सारी बातों से मेंडलीव की आवर्त सारणी अपने ही नियमों पर खरी न उतर पाने के कारण इसमें त्रुटियां रह गई और यह भी आगे चल करके वैज्ञानिकों के लिए इस समीकरण को, इस सारणी को स्वीकार कर पाना संभव नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? इनके विकल्प में कौन आया, इनके स्थान में कौन आया और कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण को पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से, अच्छे ढंग से पूरा किया? इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक उस वीडियो को आ जाने के पहले तक इस वीडियो को आप अच्छे से कंफर्म कर लें, समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि जब अगला वीडियो हम पढ़ेंगे उनमें भी ये सारी बातें आएंगी। बीच बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वीडियो को कंफर्म करना और समझ में आ जाएगा ना, तो वीडियो को खूब दबा करके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।